हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारा इस स्पेशल सीरीज फिजिक्स इन 10 मिनट कंप्लीट रिवीजन सीरीज। और ये सीरीज जो है वो आपके नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, इनफैक्ट बेस्ट है। इससे बढ़िया कुछ नहीं। अगर आप ये देख लिए एक बार 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का जो वीडियो मैं बनाकर अपलोड करता हूँ, ये बेस्ट है रिवीजन के लिए, बेस्ट फाइनेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, और एक वीडियो में पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होगा, और इतना आप देख लिए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा क्वेश्चन इजीली बनेगा, बहुत ही इजीली। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फोटो वर्ड है, ये फोटो वर्ड रिप्रेजेंट करता है फोटोन को, और इलेक्ट्रिक यानी कि ये बात कर रहा है फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं। अब यह समझना बात, जैसे मान लीजिए कोई मेटल का प्लेट है, क्लियर। हमने इसको क्या बोला, तो हम इसको बोल रहे हैं मेटल प्लेट। ये जो मेटल का प्लेट है, इस पर यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कोई लाइट सोर्स था। सपोज हमने कंसीडर कर लिया सन, ये कोई लाइट सोर्स हमने कंसिडर कर लिया जहाँ से एनर्जी इमिट हो रही है, सन कंसिडर कर लिए। यहाँ से जो लाइट आया, यहाँ से जो एनर्जी आई, इस एनर्जी का फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ एच म्यू। एनर्जी का फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ एच म्यू, या दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो इसको एच सी बाई लेमडा। उसमें जो आपका एच होता है बाबू, इस एच को आप बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये जो सी है, इसको बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यह समझिएगा बात को, ये जो लाइट आई, इस मेटल प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक मेटल प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर चला गया, और इसी फेनोमेना को, ये जो एनर्जी आया सन से जो, या लाइट से, लाइट सोर्स से जो एनर्जी आया, वो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स आता है, इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स आता है। और जब इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को लीव करके बाहर चला गया। तो ये पूरा फेनोमेना, ये फोटॉन के कारण जो इस इलेक्ट्रॉन के इमिट होने का जो पूरा फेनोमेना है, इस पूरे फेनोमेना को ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकला, आप उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बात? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये जो ई सॉरी, ये जो ई का फॉर्मूला है एच सी बाई लेमडा, इसमें यहां समझिएगा दो बात। एनर्जी है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन हमने देखा है ना। जब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो एनर्जी को कैलोरी में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जूल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले एनर्जी को आप जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल मेथड है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना हो, या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये जूल बन जाएगा। और अगर आप जूल को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। इतना बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा बात को, यहां जो लेमडा है, वो लेमडा आपको दो टर्म में दे सकता है। लेमडा इज इन नैनोमीटर और लेमडा इज इन एंगस्ट्रम।
दो टर्म में हो सकता है, लेमडा नैनोमीटर के टर्म में भी हो सकता है और लेमडा एंगस्ट्रम के टर्म में भी हो सकता है। जब आपको लेमडा नैनोमीटर में दे तब आप HC कंबाइंड, H और C दोनों की अलग अलग वैल्यू है लेकिन कंबाइंड वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े। क्लियर? तो HC की वैल्यू आप पुट करेंगे 12,040 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लेमडा अगर एंगस्ट्रम में देगा तब HC की वैल्यू आप पुट करेंगे 12,400 12,400 एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 12,420 एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 1240 करिए या 1242 करिए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन में इतना गैप होता है कि आप इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे। बहुत बार आपको H और C का कंबाइंड वैल्यू क्वेश्चन में दिया भी जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्लियर है बात? अब यहाँ फिर से हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। ये जो लाइट सोर्स से एनर्जी आया, ये जो लाइट वेव आई एनर्जी लेकर के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फोटोन लेकर के आएगा। इस इलेक्ट्रॉन को, इस मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर निकल लिया और इस पूरे फेनोमेना को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस को छोड़कर निकला है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट डेवलप होगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक सब क्लियर है और ये पूरा आपको फंडामेंटल्स कुछ है जिसकी ज़रूरत है। अच्छा, अब एक बात और समझना ध्यान से, बस ध्यान से सुनना है और थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते जाइए, आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब यहाँ समझिए सॉरी, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि जो मेटल सरफेस होता है उस मेटल सरफेस के हर एक इलेक्ट्रॉन को, हर मेटल के इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, यहाँ समझना, मतलब मेरे कहने का ये मतलब हुआ, सपोज हमने किसी मेटल प्लेट को लिया, हमने एक मेटल प्लेट कंसीडर कर लिए ये वाला, और ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का कहना है कि हमको कम से कम 5 जूल एनर्जी चाहिए मिनिमम। इस इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है कम से कम 5 जूल ऑफ एनर्जी मुझे दो, तब हम इस मेटल सरफेस को छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? तो इसको जो 5 जूल एनर्जी चाहिए वो 1 शॉट मिलना चाहिए। 1 शॉट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बड़ा, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड 1 शॉट। मतलब एक बार में इसको 5 जूल एनर्जी सप्लाई मिलना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4.9 जूल दे दिए, धीरे धीरे 4.9 देते जा रहे, कभी तो इसका 5 जूल पूरा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको 5 सॉरी पता नहीं क्या हो गया, इसको 5 जूल का रिक्वायरमेंट है तो है, और कम से कम 5 जूल इसको चाहिए। जैसे ही 5 जूल मिलेगा ये तुरंत मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब समझिए, तो इसका हर एक मेटल के इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। सोडियम मेटल का अलग रिक्वायरमेंट है, सीजियम का अलग रिक्वायरमेंट है ना, कैल्शियम का अलग रिक्वायरमेंट होगा, आयरन का अलग रिक्वायरमेंट होगा, अलग अलग मेटल का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि फाई। किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए वही कहलाता है वर्क फंक्शन। अब इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करेगा? तो ये लाइट सोर्स, ये जो इंसिडेंट एनर्जी है ये, तो इंसिडेंट एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर कर सके। फिर समझना, आई रिपीट, इंसिडेंट एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि मेटल सरफेस को इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर कर सके। तो वो जो मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर कर सकता है, उसी को बोलते हैं
हम थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि एच म्यू नॉट, इसको बोला जाता है मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एच म्यू नॉट, और इस पूरे एच म्यू नॉट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर समझना, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो कम से कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कहलाता है वर्क फंक्शन। वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करेगा? ये इंसिडेंट एनर्जी। और ये इंसिडेंट एनर्जी के पास कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर कर सके, तो उस इंसिडेंट एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसमें जो ये म्यू नॉट होता है, इसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट आया, इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम म्यू नॉट होनी चाहिए, तभी इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात? और ये जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट लाइट है, इसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा लैम्डा नॉट, ये मैक्सिमम होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर जा सके। तो उस मैक्सिमम वेवलेंथ को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर समझना, फिर से रिपीट करते हैं। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा वो कहलाएगा वर्क फंक्शन। इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करेगा? इंसिडेंट लाइट। उसके पास कम से कम जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि एच म्यू नॉट। इस इंसिडेंट लाइट की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू नॉट। और जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वो कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, E इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। इनर्जी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, इनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई, तो जो हमारा इंसिडेंट एनर्जी होना चाहिए वो या तो ज्यादा हो या एटलीस्ट इक्वल हो वर्क फंक्शन के। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर 5 जूल का रिक्वायरमेंट है तो कम से कम इस इंसिडेंट एनर्जी के पास, इंसिडेंट लाइट के पास 5 जूल तो मिनिमम होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो और बढ़िया। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए इस मेटल सरफेस पर हमने ऐसा लाइट इंसिडेंट कराया जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू थी, और हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी म्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। फिर समझना, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उससे भी कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम म्यू नॉट होना चाहिए, म्यू नॉट से कम नहीं होना चाहिए। और अगर इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से भी ज्यादा है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑलरेडी मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। आपने ऐसा इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट कराया जिसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। अब ये कुछ इस तरह का है, जैसे मान लीजिए आईपीएल चल रहा अभी, अब उसमें अलग अलग टीम है, आरसीबी है मान लो, एमआई है, एसआरएच है ना, केकेआर है, बहुत सारी टीम है, ठीक है, 10 टीम है, बहुत सारी टीम है। अब इस आरसीबी का
मिनिमम रिक्वायरमेंट था, सपोज मान लेते हैं कोई आरसीबी टीम को परचेज करना चाह रहा है, तो आरसीबी का मान लो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 16,000 करोड़, सपोज 16,000 करोड़ आरसीबी का ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सपोज मान लेते हैं 16,000 करोड़ या 1600 करोड़ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हटाओ 1600 करोड़ मान लो, ठीक है। दूसरी बात, मान लो एमआई का मान लेते चलो 1500 करोड़, इसी तरह से सबका है। तो ये जो सभी टीम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1600 करोड़ बोलो या किसी का 16,000 हो चाहे 15,000 हो, उससे मतलब नहीं है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। और जो भी व्यक्ति इस टीम को परचेज करना चाह रहा है, इसकी ऑनरशिप लेना चाह रहा है, उसके पास कम से कम कितना होना चाहिए, तो 1600 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए, इनफैक्ट उससे ज्यादा हो, क्लियर, तभी इसको परचेज कर सकेगा। तो उस ऑनर के पास जो कैपिटल होना चाहिए, जो अमाउंट होना चाहिए इस पर ऑनरशिप लेने के लिए, उसको बोलते थ्रेशोल्ड एनर्जी। यह अलग बात है कि बहुत सारी टीम तो ऐसी होती है जो 5 लाख में भी बिक जाती है, तो वो अलग चीज़ है, तो उसके लिए तो ज़्यादा आपको ज़रूरत है भी नहीं, वो तो ठीक है, कोई उतना करोड़ में जाना भी नहीं है, 5-10 लाख में बिक गया तो वो अलग बात है। तो ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। और जो भी व्यक्ति इसकी ऑनरशिप लेना चाहता है किसी भी टीम की, उसके पास कम से कम इतना रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए, उस अमाउंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है बात। अब यहां समझिए, ये जो फाई इक्वल टू फॉर्मूला होगा, फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट बोलो चाहे एच सी बाई लेमडा नॉट बोलो, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए अब है आपका आइंस्टीन्स थ्योरी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे मान लो ये कोई मेटल प्लेट है, उस मेटल प्लेट के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम एक बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये कोई स्कूल है, हॉस्टल, स्कूल का हॉस्टल है, इसमें जो बाउंड्री है वो बाउंड्री है 10 फीट की। 2 स्टूडेंट, सेम हाइट, सेम वेट, सेम एनर्जी, सेम खाना खा के सोया, सुबह दोनों के बॉडी में सेम एनर्जी है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बच्चा जो इस स्कूल के बाउंड्री पर खड़ा है, मतलब बाउंड्री के इस साइड खड़ा है, बाउंड्री क्रॉस करेगा भागेगा, और एक रूम के अंदर है, तो कौन ज्यादा तेज भागेगा? तो ऑब्वियस सी बात है जो बाउंड्री पर है, क्योंकि इसको सिर्फ बाउंड्री क्रॉस करना है और चल देना है, भाग जाना है अपने घर के तरफ, हॉस्टल से भाग गया फरार। और ये जो बच्चा है इसको रूम से पहले बाउंड्री तक आना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्टेज हुआ। सेम 10 फीट की बाउंड्री दोनों के लिए सेम है, इनफैक्ट उस हॉस्टल के सभी बच्चों के लिए 10 फीट की बाउंड्री है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं है। इसको भी ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 फीट की बाउंड्री को क्रॉस करना, यही कहलाता है वर्क फंक्शन, जो इस हॉस्टल के हर एक बच्चे के लिए सेम है। और तब ये भागेगा, तो ये कंफर्म है कि ये ज्यादा तेज भागेगा, ये थोड़ा कम तेज भागेगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसकी कम होगी। उसी तरह की बात यहां है, कहीं से इंसिडेंट लाइट से एनर्जी आई एच म्यू, मेटल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसको मिला, ये इलेक्ट्रॉन पहले बाउंड्री तक आया, मेटल के सरफेस तक आया, डब्ल्यू एनर्जी खा गया, फिर सरफेस को लीव किया, तो मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि फाई। और अब ये मूवमेंट चालू किया, भागना चालू किया, तो काइनेटिक एनर्जी के। अब हम लोग को एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, तो जो एनर्जी आया वो एच म्यू, खर्च कहाँ कहाँ हुआ, तो डब्ल्यू प्लस फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इक्वल होगा। लेकिन
रिक्वायरमेंट ये था कि इस काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना है। अब सोचो कि इसको मैक्सिमम करना है, इसको हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल टू मेटल वेरी करता है, हर एक मेटल का अपना फिक्स वैल्यू है। क्लियर? और ये एच म्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंसिडेंट लाइट जो हमारे पास था, उसके पास जो एनर्जी थी वही हम दे सकते हैं, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हम। तो बचा कौन? डब्लू। अगर मैं डब्लू को जीरो कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर नहीं होकर के मेटल के सरफेस पर होता, तो ये डब्लू एक्स्ट्रा नहीं खाता। तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती वो हो जाती एच म्यू माइनस फाइव, एच म्यू माइनस फाइव। और ये जो एच म्यू माइनस फाइव हो जाती तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुई, इसका फॉर्मूला निकल के आया एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, यानी कि एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट। क्योंकि फाइव जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है एच म्यू नॉट। तो यहां से हम बोल सकते थे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस म्यू नॉट। और आज के बाद ध्यान रखना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ये लाइन सिर्फ जेईई मेन और नीट मिला करके 35 से 40 बार पूछा है, 35 to 40 टाइम्स। क्लियर? ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करेगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि म्यू माइनस म्यू नॉट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जरा ग्राफ खींच कर दिखाइए, तो यहां देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस, तो इसके जगह पे वाई लिख लिए। एच कांस्टेंट है तो उसके जगह पे एम लिख लिए। अब म्यू माइनस म्यू नॉट एक्स एक्सिस पर है तो उसके जगह पे एक्स लिख लिए। ये जो एम है ये कहलाएगा स्लोप, स्लोप की वैल्यू एच जो कि पॉजिटिव, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। और ये y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो ऑरिजिन से पास करेगा। और ये जो सॉरी ऑरिजिन से पास होने वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप होगा h, और ये जो एंगल होगा बाबू ये लेस देन 90 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल। अब हम लोग इस इक्वेशन का नेक्स्ट अलग अलग फॉर्मेट देखते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट फॉर्मेट। चलिए अब ये देखिए अलग अलग फॉर्मेट देखना है। जैसे इस फॉर्मेट को देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो एच म्यू के जगह पे लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, और एच म्यू नॉट के जगह पे लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट, एच सी कॉमन। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, है ना, स्पीड का मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ तो 2 एच सी बाई एम, स्क्वायर रूट वगैरह ले लेंगे तो मैक्सिमम स्पीड यानी कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ मेटल सरफेस से, जो मैक्सिमम स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ मेटल सरफेस से, उसकी स्पीड कितनी? इतनी। ये दिस वन। क्लियर है? चलो अब इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, सिर्फ म्यू का, म्यू माइनस म्यू नॉट का नहीं, सिर्फ म्यू का। देखना आपने इसको वाई एक्सिस पे लिया तो आप वाई लिख लीजिए, एच कांस्टेंट है एम, म्यू है एक्स एक्सिस पर तो एक्स माइनस ये एच म्यू नॉट, ये पूरा का पूरा एच म्यू नॉट फाई को रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि कांस्टेंट होती है, तो सी या के मान लो। तो ये जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो m है वो स्लोप है और स्लोप की वैल्यू है h।
m किसके जगह पे, h के जगह पे, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। इट मीन्स tan थीटा पॉजिटिव है तो थीटा हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। और जो c है, इस c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जो कि h म्यू नॉट है माइनस h म्यू नॉट है, मतलब निगेटिव है। ये जो y इंटरसेप्ट है वो निगेटिव है, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस को निगेटिव में कट करेगा और x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम एंगल फॉर्म करेगा। तो y एक्सिस को निगेटिव में कट करेगा, तो यहां कहीं मान लो कट किया, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है h म्यू नॉट, और ग्राफ ऐसा ऊपर जाएगा ताकि x एक्सिस के साथ एंगल 90 से कम बने। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो होगा h। अब इसमें एक बात और खासियत समझिए, मान लीजिए कि आपको यहां पर 2-3 मेटल का ग्राफ दे दिया, 2-3 अलग अलग मेटल का ग्राफ आपको दे रखा है। सपोज मान लेते हैं हम, ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, ये मेटल 3 है। 3 मेटल का ग्राफ दिया, इसमें ये हो गया h म्यू नॉट 1, ये हो जाएगा h म्यू नॉट 2, ये हो जाएगा h म्यू नॉट 3। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और म्यू का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्लोप इसमें पॉजिटिव है, h है, खुद प्लैंक्स कांस्टेंट ही स्लोप है, और y इंटरसेप्ट जो है वो वर्क फंक्शन है। मतलब यहां आप सोचो कि जो y इंटरसेप्ट है वही आपका वर्क फंक्शन है। अगर y इंटरसेप्ट बढ़ा तो वर्क फंक्शन बढ़ेगा, और वर्क फंक्शन बढ़ने का मतलब हुआ उस पर्टिकुलर मेटल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे आरसीबी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, तो आरसीबी का ओनरशिप लेने के लिए आपके पास कैपिटल अमाउंट भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी टीम आप कहीं कहीं देखे होंगे जो 5 लाख में भी बिक जाएगा, तो उसका ब्रांड वैल्यू बहुत कम है, वो अलग है। तो यहाँ सीधी सी बात, y इंटरसेप्ट बढ़ेगा तो वर्क फंक्शन बढ़ेगा, और वर्क फंक्शन बढ़ने का मतलब हुआ उस पर्टिकुलर मेटल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उस पर्टिकुलर मेटल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसमें आप अरेंज कर सकते थे कि φ3 ग्रेटर देन φ2 ग्रेटर देन φ1। इस तीनों में बोला जाएगा किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, तो बोलेंगे तीसरा मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा। अगला ग्राफ, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है इसका यूनिट होता है बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के चलते हैं। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बोला, तो V इक्वल टू आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं h/e इंटू म्यू माइनस h म्यू नॉट बाई ई। फिर से वही बात, म्यू V को वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पर, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इस बार जो स्लोप है वो h नहीं है, h/e है, e, लेकिन y इंटरसेप्ट तो अभी भी निगेटिव है। तो ग्राफ फिर से यहीं से स्टार्ट होगा और इधर की तरफ जाएगा, और इस बार y इंटरसेप्ट है h म्यू नॉट बाई ई, और जो स्लोप है वो है h/e, और जो एंगल होगा x एक्सिस के साथ वो थीटा लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल बात। और ये ग्राफ पूरा सिनेरियो आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, खूब पूछा जाता है, ताबड़तोड़ पूछा जाता है एकदम। चलो नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, इसको Vs से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल होता है और निगेटिव पोटेंशियल होता है, और ये ऐसा पोटेंशियल होता है कि जो मेटल प्लेट से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकला उसको रोक दे, उसके फ्लो को पूरे सर्किट में होने से रोक दे।
तो जब सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो बाकी तो अपने आप रुक गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं पाया पूरे सर्किट में, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो इसके जगह पे ई वी बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, उसी वी के जगह पर ये जो ई वी लिखते हैं इसी में इस वी के जगह पे लिख रहे हैं वी एस, तो बन गया ई वी एस इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। क्लियर है। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो नंबर ऑफ एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में मेटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाय टाइम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एन ई बाई टी, टी का वैल्यू 1 सेकेंड कर लें तो आई बराबर एन इंटू ई। क्लियर। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटू उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड, फंडामेंटल चार्ज। और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड किस पर करता है? तो 3 फैक्टर पे, इंटेंसिटी पर, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट, जिस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और उसी सर्किट में जो कलेक्टर प्लेट होता है पॉजिटिव पोटेंशियल के साइड, वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो प्लेट, उसी को कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। और तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेकिन बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? तो बेसिकली डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी तो ब्राइटनेस बढ़ा, लाइट में ब्राइटनेस बढ़ा तो बोल सकते हैं लाइट की एनर्जी बढ़ने से जब ज़्यादा एनर्जी का लाइट मेटल सरफेस पर आएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में घूमेंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सिंपल। तो ग्राफ इंटेंस, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट ग्राफ। चलिए अब इस ग्राफ को देखो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का 3 ग्राफ हमने प्लॉट किया और ये दिमाग में अच्छे से रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी पर सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा। इनफैक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। दिमाग में रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 35 से 40 बार नीट और जेईई मिला के पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। चलो अब यहां देखो, ग्राफ खींचना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, ये जो पोटेंशियल है उसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। पोटेंशियल की जो मिनिमम वैल्यू है वो निगेटिव है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी एस, निगेटिव के साइड मिनिमम है। और इस पॉइंट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होती है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को वाई एक्सिस पे लिया तो वाई की वैल्यू 0 करनी है तो एक्स पे मिलेगा ना, इसीलिए एक्स पर ये पॉइंट है। फिर सुनो, मिनिमम पोटेंशियल निगेटिव होता है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, वहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 होता है, यहां मिलेगा क्योंकि वाई एक्सिस को 0 करना है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते गए करंट की वैल्यू बढ़ती गई और एक लिमिट तक बढ़ेगी, जो मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ेगी उसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अगले ग्राफ में, इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट है। अगले ग्राफ में हमने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया, I2 इंटेंसिटी ज़्यादा है I1 से, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बदल गई, क्योंकि करंट इंटेंसिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इंटेंसिटी बदला इसलिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बदली, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदला, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। लेकिन उसके अगले ग्राफ में हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, इसके लिए फ्रीक्वेंसी μ1, इसके लिए फ्रीक्वेंसी μ2 ज़्यादा है μ1 से, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज कर गया। लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, इस बात को दिमाग में अच्छे से रखें। और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। इस ग्राफ में
पोटेंशियल की मिनिमम जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है। y को जीरो करना है तो पॉइंट x पर मिलेगा। पोटेंशियल बढ़ाते गए, करंट वैल्यू बढ़ती गई, सैचुरेशन तक बढ़ेगी, मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट, इसमें हमने इंटेंसिटी को बदला, I2 बढ़ा दिए तो सैचुरेशन करंट बढ़ गया। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिए तो पोटेंशियल चेंज हो गया। और ये पावर, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बराबर hc बाई लेमडा। अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर बराबर n/t इंटू hc बाई लेमडा। इतना थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा का आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल है वो आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, इसको देखो, फिर उस न्यूमेरिकल को देखो, एग्जाम में जाके फोड़ो। सिंपल, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है बात? और अब आपको जिसका भी रिवीजन इस तरह का चाहिए उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको इस टॉपिक का चाहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो उसका मिलेगा। क्लियर है? और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है रिवीजन का। ठीक है, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।